सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तोच निच्चं धम्मगता सती। जिसकी दिन रात हर समय धम्म विषयक स्मृति बनी रहती है, वे तथागत बुद्ध के श्रावक सदैव भली बाती प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का बोधिसत्व इस YouTube चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आपको प्राचीन भारत का इतिहास नए सिरे से दिखाया जा रहा है। लौरिया नंदनगढ़ के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने लौरिया नंदनगढ़ यहाँ पर स्थित सम्राट अशोक, इनका अशोक स्तंभ और कुछ स्तूपों की जानकारी ली थी। यह दूसरा भाग विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शरीर धातु को द्रोण नामक ब्राह्मण द्वारा मगध के सम्राट, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्पा के बुल्ली, रामग्राम के कोलिय, वेथिप्पा के ब्राह्मण, पावा के मल्ल, कुशीनगर के मल्ल इनको बांट दिए गए थे और बची हुई राख और बुद्ध के दंत धातु को 4 हिस्सों में बांटा गया था। साथ ही यह जो सारे धातु है, इनके ऊपर स्तूप निर्माण किए गए थे। सम्राट अशोक द्वारा 8 स्तूपों में से 7 स्तूपों को खोला गया और उसमें से शरीर धातु निकाले गए। सम्राट अशोक द्वारा इन धातुओं को 84,000 हिस्सों में बांट दिया गया और उनके ऊपर 84,000 स्तूप निर्माण किए गए। लौरिया नंदनगढ़ यहाँ पर जो महाकाय बौद्ध स्तूप है, ऐसे कहा जाता है। तथागत बुद्ध की जो शरीर धातु है उसे 8 अंगों में बांटने के बाद जो राख बची थी, उस राख के ऊपर अंगार स्तूप का निर्माण यहीं पर किया गया था। हम आए हुए हैं पश्चिमी चंपारण के लौरिया, यहाँ के लौरिया नंदनगढ़ यहाँ का जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, जो कि विशाल बौद्ध स्तूप है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर आते समय अनेकों जो बोर्ड है बिहार टूरिज्म विभाग द्वारा लगाए गए, इससे आपको पता चलेगा और इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। और यह जो स्मारक है, यह एक प्रोटेक्टेड स्मारक है और इस स्मारक की हम जानकारी लेने वाले। बहुत ही भव्य ऐसा स्तूप है और साथ ही साथ हमारे साथ जो यहाँ के स्थानिक है सोनू कुमार जी, यह भी है और यह भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए, यह जो स्तूप है आप देख सकते हो, यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इस क्षेत्र को पूरी तरीके से संरक्षित किया गया, अच्छे से बाउंड्री लगा दी गई है। यहाँ पर हमें टिकट काउंटर नहीं दिखाई देता और जो गेट है, गेट फिलहाल थोड़ा सा मरम्मत करनी बाकी है। और अंदर जो स्तूप है, स्तूप के यहाँ पर बहुत अच्छे से फिलहाल काम चल रहा है, काम जारी है। तो चलिए, यह ऐतिहासिक जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, इसकी जानकारी लेते हैं, इसके ऐतिहासिक तथ्य हम जानने की कोशिश। तो अभी यहाँ पर ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, इसकी जानकारी यहाँ के जो स्थानिक है सोनू कुमार जी, जिनसे हम लेते हैं। सर, आपको इसके बारे में क्या जानकारी है, इस स्तूप के बारे में? लौरिया नंदनगढ़ एक बौद्ध स्तूपा है। जैसा हम सभी जानते हैं, स्तूपा का मतलब संरक्षण होता है। जैसे हर स्तूपा के अंदर ढाका होता है और हर ढाके के अंदर एक कुछ ऐतिहासिक प्रमाण को संरक्षित करके रखा जाता है। जो स्तूपा जितना विशाल होता है वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ये जो सामने जो नंदनगढ़ स्तूपा देख रहे हैं, ये 500 मीटर में फैला हुआ स्तूपा और लगभग 80 फीट हाइट में। अच्छा। अभी कंस्ट्रक्शन के वक्त से या फिर प्राचीनतम होने के कारण अपने कुछ हाइट में कमी आई है। जहाँ तक इसकी बात है कि 1880 ईस्वी में लॉर्ड कर्निंघम ने इसकी खुदाई की थी और उस समय तत्कालीन जो पुरातत्व व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खुदाई की थी और यहाँ से उन्हें अशोककालीन 3 द्वीपें मानव शरीर के अस्थियाँ, राख
हाँ। और अशोककालीन 3 दीपे, हाँ। और यहीं से 3 मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई थी जो मौर्यकालीन थी, जिसमें एक महिला नृतिका की थी और एक पुरुष की थी। तो कहा जाता है इसे अशोक ने ही बनवाया है, अशोक द्वारा ही बनवाया गया था। और यहाँ का आम भाषा में इसे यहीं के एक पास ही में एक गांव है महरिया। हाँ, जस्ट 10 से 20 मीटर के दूरी पर स्थित महरिया गांव। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम मूड़ा था और उन्हीं के मूड़ा के नाम से वो महरिया हुआ। तो जहाँ तक आज के तथ्यों की बात की जाए तो प्रमाणों के अनुसार जहाँ तक न्यूज़पेपरों में है कि ये एक बुद्धिस्ट, जैसे लखीसराय में एक बुद्धिस्ट महिला स्तूपा हुआ किया करता था, उसी तरह ये भी है। लेकिन ये ऐतिहासिक जहाँ तक मैं अपने शोध अनुसार बताता हूँ कि इसे अशोका ने बनवाया, ये बुद्धिस्ट स्तूपा। लेकिन ये महिला स्तूपा मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक इसका स्ट्रक्चर है वो केसरिया के बौद्ध स्तूप स्ट्रक्चर से मैच करता है। सब चीज़ उसी की तरह डिज़ाइन किया गया। और बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ से जो भी चीज़ खुदाई होकर निकली है उसे यहाँ पुनः स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जी। तो यहाँ पर इस प्रकार सोनू कुमार साहब ने जानकारी दी है, जो यहाँ के स्थानिक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का बोर्ड लगाया था। यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया गया था, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिस प्रकार की जानकारी हमें सोनू कुमार जी ने दी है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में साफ तौर पर जानकारी थी, वो अभी मिट चुकी है। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ यहाँ पर क्या लिखा था उस समय पे। ये देखिए, यहाँ पर जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें बोर्ड में लिखा गया है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस टीले का सन 1880 में खोज किया। गैरिक ने इस साल यानी कि 1880 में इसके ऊपरी सतह की खुदाई की। खुदाई के क्रम में उन्हें 3 मिट्टी के दीप मिले, जिस पर अशोककालीन विशेषताओं से मिलता जुलता अभिलेख उत्कीर्ण था। स्मिथ के विचार में यह अस्थि स्तूप था, लेकिन ब्लॉच ने इसे एक प्राचीन दुर्ग यानी किले के रूप में मानते थे। सन 1935 और सन 1936 में NG मजूमदार ने इस स्थल को क्रमबद्ध खुदाई कराया, और जिससे यह जो स्थल है, इस स्थल को घोष ने 1940 और 1941 तक यह जो उत्खनन कार्य है यह जारी रखा। और इससे यह साबित हुआ कि यह यहाँ का जो ये जो स्तूप है, यह किला नहीं बल्कि स्तूप है। यहाँ पर देखिए, बोर्ड पर लिखी जानकारी यह बताती है, श्रेणीबद्ध खुदाई से ईंट से निर्मित 24.38 मीटर के ऊंचे स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए। ये आकार में बहुकोणीय तथा 5 वेदिकाओं जो एक के ऊपर एक अवस्थित से निर्मित है, जिनमें 3 वेदिकाओं पर परिक्रम पथ है, यानी परिक्रमा करने के लिए पथ है। दीवारों के सामने भाग पर चारों तरफ क्षैतिज रूप में ईंटों का सुंदर काम किया गया है। मुख्य स्थान से चारों तरफ 31.69 मीटर लंबा भाग है, जो एक दूसरे से 81.07 मीटर पर है। चारों वृत्तपात के प्रत्येक दोनों भागों में खाली स्थान 28 छोटे वृत्तपात से भरा है, जो अंतर्मुखी कोनों एवं 13 किनारों को दर्शाती है। श्री मजूमदार के मुताबिक यह संरचना बौद्ध स्तूप के रूप में मान्य है तथा अभिलेखित सिक्कों एवं मुद्रांकों के अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि यह स्मारक पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हो सकते हैं, जो दूसरी शताब्दी ईस्वी तक अस्तित्व में कायम रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो जानकारी दी है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है, ये जो विशाल स्तूप है, बहुत ही भव्य ऐसा स्तूप है। और यहाँ पर जो शुरुआत में हमने बोर्ड देखा उसके अंदर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर के स्तूपों में से, यहाँ के जो स्तूप है, यहाँ पर कुल 24 स्तूप है, उसमें से 2 स्तूपों में यहाँ पर अस्थियाँ पाई गई थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और जैसे यहाँ पर की जो ईंटें है या फिर ये जो स्मारक है, ऐसे लगता है गुप्तकालीन है, लेकिन जो
पहले जब भी भारत भर में सम्राट अशोक ने जो स्तूप निर्माण किए थे वो ईंटों के या फिर मतलब ईंटों के तो किए थे, साथ ही साथ मिट्टी के भी स्तूप निर्माण हुए थे। और उसी के ऊपर बाद में सम्राट अशोक के बाद के जो सम्राट हैं उन्होंने उस संरचना को भव्य बना दिया था या फिर उसे बढ़ा दिया था, क्योंकि सम्राट अशोक ने भी जो बुद्ध काल में जो स्तूप निर्माण हुए थे या फिर जो स्मारक निर्माण किए थे उसकी भव्यता को सम्राट अशोक द्वारा बढ़ाया गया और उस प्रकार के जो शिलालेख है सम्राट अशोक के हमें मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार सम्राट अशोक के बाद जो सम्राट अशोक ने स्तूप निर्माण कराए थे तो उनकी जो संरचना है उन संरचनाओं को भी बढ़ा दिया गया था, भव्य दिव्य कर दिया गया था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर केसरिया नाम का स्तूप है और साथ ही साथ उससे पहले अरेराज का एक स्तंभ भी है सम्राट अशोक का, जिस प्रकार से लौरिया नंदनगढ़ में जो स्तंभ है जिसके ऊपर 6 शिलालेख अंकित है, ठीक उसी प्रकार के 6 शिलालेख वहाँ पर अंकित है। और यहाँ पर हमने देखा एक शेर का शीर्ष है इसके ऊपर, और वहाँ पर अरेराज में हमें शेर का शीर्ष नहीं दिखाई देगा, सिर्फ जो स्तंभ है प्रकृति आपदा के कारण कहीं विलुप्त हुई है या मिट्टी में प्रकृति के कारण वो मतलब गिर गया या फिर वो विलुप्त हो गया। अरेराज का जो शीर्ष था ऊपर का वह। साथ ही पुरातत्व वेत्ता नानी गोपाल मजूमदार, इनका यह कहना था कि यहाँ पर जो शरीर धातु, राख, साथ ही सोने के पत्ते पाए गए थे वह पिंपरवाह, यह जो बौद्ध स्तूप है जिसका निर्माण ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में किया गया था। यहाँ पर जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी के सोने के पत्ते पाए गए थे उससे मिलते जुलते थे, उसकी वह प्रतिकृति थी वह यहाँ पर पाई गई थी। साथ ही इस स्तूप के मूल में शुंग और कुषाण मुहरों की बड़ी संख्या और जानवर, मानवीय मूर्तियों के साथ कुछ पंचचिन्हित सिक्के और तांबे के सिक्के, ईसा पूर्व 2री शताब्दी और 1ली शताब्दी के टेराकोटा, सीलिंग और लोहे के वस्तुएं यहाँ पर से बरामद की गई थी। यहाँ पर देखिए 3 वेदिकाएँ हैं और 3 वेदिका जहाँ पर है वहाँ से पूरा प्रदक्षिणा पथ है। 3 अलग अलग हिस्से में यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ है और साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर जाने के लिए मतलब स्तूप के ऊपर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार बना था, तो वो प्रवेश द्वार इस प्रकार का है और नीचे सीढ़ियाँ भी हमें दिखाई देगी। देखो इस प्रकार का यह प्रवेश द्वार है, तो बहुत ही भव्य ऐसा ये प्रवेश द्वार है। देखिए अभी हम स्तूप के ऊपर हिस्से में जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो अवशेष है इस प्रकार से बिखरे हुए दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर ये मिट्टी का जो आपको ये जो स्तूप है, स्तूप में देखिए जो अवशेष है यहाँ पर इस प्रकार से अभी भी प्रॉपर और भी उत्खनन किया जाए तो यहाँ से अवशेष अन्य प्राप्त हो सकते। तो देखिए इस प्रकार से हम अभी ये जो स्मारक है, स्मारक के ऊपरी हिस्से में आए हुए, बहुत ही भव्य दिव्य ऐसा स्मारक है। और ऊपर देख सकते हो आप, ऊपर पूरा इस प्रकार का ये जो क्षेत्र है यह फैला हुआ है और छोटे मोटे अनेकों गड्ढे दिखाई दे रहे हैं हमें। ये उस समय पर किया हुआ उत्खनन कार्य होगा। तो चलेंगे ऊपर और अन्य जानकारी ले लेंगे। तो यहाँ की जो पूरी मिट्टी है अभी ढक दी गई है और यहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ था और जिस प्रकार से नीचे हमने उल्लेख किया कि यहाँ से अनेकों जो अवशेष है अशोककालीन वह पाए गए थे। तो हमारे के तौर पे आप ये अशोककालीन घड़े देख सकते हैं जो अभी हम यहाँ पे चढ़ते समय मिले थे, अशोक किस टाइम पीरियड काल के हैं और ये घड़े हैं। जी हाँ, तो ऐसे अनेकों जो अवशेष है यहाँ पर इस क्षेत्र में हो या फिर ये जो स्तूप है, स्तूप के ऊपर बिखरे हुए और ये बहुत ही पवित्र ऐसा स्तूप है क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने जानकारी दी यहाँ पर इस स्थली की, हमने जो जानकारी ली सोनू कुमार जी से, तो उससे यही पता लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा और बहुत ही पवित्र जो भिक्षु संघ है वो रहा होगा और चंपारण का इतिहास जो है वो अपनी भव्यता और दिव्यता को यहाँ पर दर्शाते हुए दिखाई देता है। और अन्य क्या जानकारी मिलती है हमें? यहाँ से जो प्राप्त 3 दिए, अशोककालीन 3 दीप और 3 मूर्तियाँ यहाँ से स्थानांतरित करके कलकत्ता म्यूजियम में रखी गई हैं। और एक जो हम लोग हेडिंग बोर्ड पर आए हैं तो उसी टाइम हेडिंग बोर्ड पर लिखे गए सोने के पत्थर पर उतरी गई एक देवी की मूर्तियाँ हैं। मैं
इस चैनल के माध्यम से अब अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि सर उसके बारे में प्रकाशित किया जाए तथा उसे सभी के सूचनाओं के सामने प्रदर्शित किया जाए, ताकि हम लौरियावासी अपना इतिहास खुद जाके देखें और समझ के और अपने इतिहास पर गर्व कर सकें। जी हाँ, तो यह यहाँ पर जो लौरिया नंदनगढ़ के या फिर लौरिया के जो मतलब स्थानिक लोग हैं, इनकी यह आशा है या इनकी मनोकामना है कि जो कुछ यहाँ से प्राप्त हुआ है वो लोगों के सामने लाया जाए। उनकी रिपोर्ट चाहे वो शिल्प हो वो लोगों के सामने रखा जाए, और साथ ही साथ ये जो भव्य स्मारक है इसको अच्छे से इसका बिहार सरकार द्वारा या फिर बिहार गवर्नमेंट द्वारा इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि यहाँ पर भी जो जिस प्रकार का डेवलपमेंट अन्य स्थलों पर है भारत भर में, उस प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ पर भी हो। क्योंकि यहाँ पर कुल 24 स्तूप है, तो 24 स्तूप है तो आप समझ सकते हो ये जो स्थली है ये बुद्ध से कितने करीब है और कितने करीबी रही होगी, क्योंकि इसका इतिहास जिस प्रकार से बाहर आना चाहिए था उस प्रकार से बाहर आज भी लोगों के सामने नहीं आया है। तो इस वजह से ये जो स्थली है, ये स्थली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में जब इसका आखिरी जो उत्खनन कार्य हुआ था वो 1940 तक हुआ था, उसके बाद में जो उत्खनन कार्य है वो रोक दिया गया था। एच घोष इनके अंडर में ये जो पुरातत्ववेत्ता थे इनके दायरे में यहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ था बाद के समय में। तो मुजम्मदार ने पहले किया था 1934-35 में, फिर बाद में 1940 तक यहाँ पर काम चल रहा था। ऊपर से ऐसे 5-10 ये देखिए, ये जो है ये प्रदक्षिणा पथ हुआ करते थे उस समय के। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो थे उस समय पे प्राचीन काल में इस जो स्तूप है, स्तूप की प्रदक्षिणा किया करते थे। तो इसलिए हमें सभी जो स्तूप है, स्तूपों पर हमें प्रदक्षिणा पथ अमूमन दिखाई देंगे। कुछ भाग जो है यहाँ के स्तूपों के, यहाँ पर हमें क्षतिग्रस्त हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा जो है ढह गया है, वह क्षतिग्रस्त हुआ है, शायद से नैसर्गिक आपत्ति और बारिश के कारण यहाँ पर इस प्रकार के जो हिस्से वो ढह गए होंगे। और कुछ अलग तकनीक जो है, जो आप यहाँ पर देखोगे स्मारक बनाने की, उस तकनीक जो है उस समय की रही होगी। और बाकी आपको ये वेदिकाएँ दिखाई दे रही है, 3 वेदिकाएँ हमें अमूमन दिखाई देती है। जिस प्रकार से हम जो यहाँ का केसरिया स्तूप है, केसरिया स्तूप में भी वेदिकाएँ दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वेदिकाएँ दिखाई देती है। और इंडोनेशिया में जो एक बहुत बड़ा भव्य ऐसा प्राचीन स्मारक है जो विहार और जिसे स्तूप कहा जाता है, वो जो कॉपी है उस विहार की शायद से इन्हीं स्तूपों को देखकर की गई होगी और उसका निर्माण किया होगा। अभी हम मुख्य स्तूप से अशोक स्तंभ की ओर जाने वाले मार्ग पर शक्कर फैक्ट्री के सामने स्थित स्तूपों की ओर जा रहे हैं। हमने भाग 1 में अशोक स्तंभ के पास स्थित स्तूप देखे हैं, वह यहाँ से 300 मीटर दूरी पर है। एक ही जगह पर इतने सारे स्तूपों को देख ऐसे प्रतीत होता है कि यह स्थल तथागत बुद्ध की कोई ना कोई घटना से जुड़ा हुआ है। अभी हम सम्राट अशोक इनका जो स्तंभ है, स्तंभ से करीबन 601 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक भारत पेट्रोल पंप है। भारत पेट्रोल पंप के थोड़ा पास में यहाँ पर ये जो अनेकों जो स्तूप है, स्तूप की श्रृंखला है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रही है। और ये स्तूप की जो श्रृंखला है, इसे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा एक बाउंड्री मारी गई है। यहाँ पर अनेकों छोटे मोटे स्तूप की श्रृंखला है और सारे के सारे बहुत अच्छे से प्रिजर्व्ड है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से उत्खनन कार्य होना था उस प्रकार का उत्खनन कार्य हुआ नहीं है, या फिर अमूमन इसकी जानकारी जो बाहर है वो नहीं आई है। जो भी 1940 तक उत्खनन यहाँ पर होता रहा उसके मुताबिक यहाँ पर जो अवशेष पाए गए थे, यहाँ से कुछ धातु पाए गए थे, शारीरिक धातु, वही यहाँ से पाए गए थे। बाकी चलिए देखिए इस प्रकार के यहाँ पर देखिए सामने ये छोटे छोटे टीले दिख रहे हैं, वो बड़ा टीला देखिए सामने, और वो मतलब सारे स्तूप हैं। ये देखिए बड़ा स्तूप, ये देखिए सारे स्तूप आपको दिखाई दे रहे हैं।
सारे के सारे एक से बढ़कर एक है और बहुत भव्य है। देखिए सांची जी का आपने स्तूप देखा होगी, सांची की श्रृंखलाएँ देखी होगी आपने। अमूमन उसका जो काम है पहले सम्राट अशोक इनके माध्यम से ईंटों से किया गया था, ईंट और मिट्टी से। फिर बाद में उसकी जो संरचना है वो बढ़ा दी गई और उसे पत्थर की संरचना दी गई, मतलब शुंग काल में, या फिर उसके बाद में भी उसकी संरचना में बदलाव आते गए और सुधार आता गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो स्तूप है ये अमूमन सभी के सभी ऐसे लगते हैं पहले मिट्टी और ईंटों से बनाए हुए ये सारे स्तूप है, या फिर ओरिजिनल उस समय के जो तथागत बुद्ध के समय पे जब उनके अस्थि रक्षा बांटी गई होगी उस समय के स्तूप हो सकते हैं, ऐसे हमें प्रतीत होता है यहाँ पर देखने से। चलिए तो आज हमने इस प्रकार से यहाँ का लौर्या, यहाँ का सम्राट अशोक इनका जो स्तंभ है वह देखा है, वो शिलालेख देखे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्तूप है, अनेकों स्तूप यहाँ पर स्थित है। कहा जाता है यहाँ पर 24 स्तूप है। तो आप देख रहे हो अभी हम एक स्तूप के ऊपर खड़े हैं, तो यहाँ पर भी देखो उत्खनन कार्य हो चुका था और ये जो स्तूप के हम ऊपरी हिस्से में है तो यहाँ पर उत्खनन कार्य करके इस प्रकार से इस स्थली को छोड़ दिया गया। और आने वाले समय में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में उत्खनन कार्य होने वाला है, क्योंकि ऐसे प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर महाकाय और विशाल ऐसे बड़े बड़े यह स्तूप है और इनकी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास के लिहाज से। तो ये जो लौरिया है ये अनेकों जो मैसेजेस है हमें ये जो यहाँ पर संकेत छोड़े हुए हैं, जो कि यहाँ के जो बौद्ध स्तूप है ये अशोककालीन बौद्ध स्तूप हो सकते हैं और इससे अनेकों जो तथ्य है इतिहास से जो कड़ियाँ है, इतिहास की कड़ियाँ यहाँ से खुल सकते हैं। तो आज हमने इस प्रकार से यहाँ के जो स्तूप है वो देखे और सम्राट अशोक इनका स्तंभ देखा। तो आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही इस चैनल के जो अन्य वीडियो है वह भी देखने की कोशिश करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।